दोस्तों नमस्कार। अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ कुछ उपचुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव है और कुछ लोकसभा के भी चुनाव हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस उपचुनाव की है वो केरल की वायनाड सीट है। वो सीट जिसे राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों जगह जीतने के बाद छोड़ा था। वायनाड से राहुल गांधी 2019 में पहली बार चुने गए थे और ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां के लोगों ने राहुल गांधी को बेइंतहा मोहब्बत दी। लेकिन जब राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ने और रायबरेली के साथ रहने का वादा किया, अपना निर्णय किया, उस समय भी वायनाड के लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हुए थे। ये तारीफ की बात है। और उसी समय राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वो जिस सीट को छोड़ने जा रहे हैं उस सीट पर उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो इस लिहाज से वायनाड को हम कतई नहीं छोड़ने जा रहे हैं, बल्कि आपको 1+1=2 भी होने जा रहा है। यानी वायनाड को वो जितना चाहते हैं, वायनाड को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते रहे हैं वो पार्लियामेंट में, वो उसी तरह से हमेशा सक्रिय रहेंगे। और प्रियंका जब वायनाड पहुंचेंगी तो वो उनका रिप्रेजेंटेशन औपचारिक रूप से भी पार्लियामेंट में होगा। यानी गांधी परिवार के 2 लोगों का साथ और सहयोग वायनाड के लोगों को मिलेगा। तो ये एक पर एक फ्री आप कह सकते हैं जो वायनाड के लोगों को सौगात मिली, अब उसका समय आ गया है। कल 23 तारीख को प्रियंका गांधी नॉमिनेशन करेंगी। आज वो मल्लिकार्जुन खड़गे से आशीर्वाद लेकर के, उनसे मिल करके वायनाड पहुंच चुकी हैं मां सोनिया गांधी के साथ। कल राहुल गांधी भी उनके नॉमिनेशन में होंगे। और ये जो वायनाड का नॉमिनेशन है, आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य परिवार है गांधी परिवार, उसकी एकजुटता का भी प्रदर्शन है। क्योंकि बहुत सारे लोग और खास करके जो संघी मानसिकता है, संघ हमेशा विभाजन करके सत्ता हासिल करता है, तो गांधी परिवार के भी भीतर उसने विभाजन करने की कोशिश की। और उसका प्रमाण वो कल की शक्तिपीठ के सज्जन हैं, वो प्रियंका गांधी को रिप्रेजेंट करते थे और राहुल गांधी पर अटैक करते थे। आजकल सही जगह पहुंच गए हैं, अपनी जगह पहुंच गए हैं प्रमोद कृष्णम। लेकिन अब वो लगातार राहुल गांधी को लगभग गालियां बक रहे हैं। खैर, प्रमोद कृष्णम हमारे बात का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने और उसके बाद बदलते हुए लोकसभा के परिदृश्य का। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर आकर के नरेंद्र मोदी को क्लीन बोल्ड किया, जो हालात बना दिए थे नरेंद्र मोदी के संविधान के सुरक्षा को लेकर के, सम्मान को लेकर के, सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर के, मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, पिछड़ों, आधी आबादी माने महिलाओं को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव में एजेंडे को प्रस्तुत किया, लगातार वो वंचित लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, हाशिए के लोगों के साथ खड़े रहे। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। राहुल गांधी ने उस राजनीति की पूरी संस्कृति को बदला है। एक दौर था जब नेता पहुंचते थे किसी दलित के घर, किसी किसान के यहाँ, किसी मजदूर के यहाँ या किसी अल्पसंख्यक समारोह में, समाज के समारोह में,
लेकिन राहुल गांधी ने इस कल्चर को चेंज किया। राहुल गांधी अभी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर न सिर्फ वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, बल्कि उन्होंने वाल्मीकि समाज के तमाम प्रतिनिधियों को, समाज में काम करने वाले लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, उनसे मिले, मुलाकात की, बात की। और ये जो संवाद का सिलसिला राहुल गांधी ने शुरू किया है इन वंचित समाज के लोगों से, जिनके बारे में वो खुद कहते रहे कि डेमोक्रेसी टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है, जो पावर है वो पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और जिस तरह से डेमोक्रेसी में लोगों को अपने ताकत का एहसास हो रहा है, उन समाजों को, उन समुदायों को जो बिल्कुल हाशिए पर खड़े हुए हैं, उनको संविधान की ताकत का एहसास, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, उनके मूल्यों का एहसास, एक देश के प्रति जो देश का कमिटमेंट और देश के प्रति कमिटमेंट, ये जो एहसास है वो जैसे जैसे लोगों में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पावर स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है, और ये होगा भी। मैं जिस बात को कहता हूं कि 90 का वो दशक था जहां ओबीसी पॉलिटिक्स और ओबीसी की वो जातियां जो जमीनों पर काबिज हैं, माने खेतिहर जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, जमींदार जातियां हैं, और 90 के बाद वो पावर और कमजोर लोगों के हाथों में, मसलन दलितों के हाथों में, आदिवासियों के हाथों में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज निकल के आया, उत्तर प्रदेश में दलित समाज की जाटो पावर में आए। ये तमाम जो परिवर्तन हुआ वो उसी डेमोक्रेसी के मजबूत होते जाने का सीधा प्रभाव था। अब ये बात और आगे जा रही है। अब मैं जिस बात को बराबर कहता हूं कि नॉन जाटो दलित की तरफ पॉलिटिक्स जा रही है, वो डेमोक्रेसी इस समय अति पिछड़ा समाज को एक तरह से पावर देने के लिए तैयार दिखती है। अल्पसंख्यकों में खास करके जो मुस्लिम समाज है, जो मुसलमानों के भीतर जो पसमानदा है, उसे वो पावर का एहसास हो रहा है, अपने अधिकारों को लेकर के वो समाज सचेत हो रहा है। तो आप केवल मुस्लिम कहकर के ये नहीं हो सकता है कि अब जो एलीट है मुसलमानों का वो सत्ता में रहेगा, बल्कि जो जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं मुसलमानों के भीतर की, वो भी अपना एसर्ट कर रही है। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में ये जो डेमोक्रेसी इस समय पहुंच रही है, जहां पावर जहां पहुंच रही है, राहुल गांधी उनके भीतर सशक्तिकरण कर रहे हैं, वो चेतना पैदा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं, संविधान से जोड़ना, कनेक्ट करना, उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में लगातार आगाह करते रहना, सत्ता का जिस तरह से आतंक है उससे सचेत करते रहना, और उनके हकों, उनके अधिकारों और उनके वजूद के बारे में बात करते रहना। आदिवासियों के बारे में क्या राहुल गांधी ने नैरेटिव तैयार किया पिछले 2 साल के भीतर, आप देखिए। भारत जोड़ो यात्रा से आप शुरू कीजिएगा। आदिवासी इस देश का पहला मालिक है, और वो आदिवासी है, नॉट वनवासी। राहुल गांधी ने इस शब्द को इतनी बार कहा, हालांकि वो समाज में वही पॉपुलर है, लेकिन आरएसएस उसको वनवासी बना रहे थे, उस समाज को वनवासी में तब्दील कर रहे थे। वनवासी माने जंगली। और राहुल गांधी ने जितनी बार बोला, नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा आदिवासी शब्द कहने के लिए। एक बड़ी जीत है, और इसको मैं एक सिर्फ पॉलिटिकल जीत ही नहीं मानता हूं, ये आइडियोलॉजिकल जीत है राहुल गांधी की। चुनाव तो हारे और जीते जाते हैं, लेकिन जब आप आइडियोलॉजी के मोर्चे पर लड़ाई जीतते हैं तो वो लंबी आइडियोलॉजी आपकी टिकाऊ होती है, लंबे समय के लिए टिकाऊ होती है। आरएसएस जैसे मजबूत
संगठन के रहते हुए, बीजेपी में नरेंद्र मोदी के शासन और सत्ता के रहते हुए भी अगर राहुल गांधी ने झुका लिया आदिवासी कहने के लिए, तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल, बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल जीत है राहुल गांधी की। उसी तरह से ओबीसी के सवाल पर जब वो ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, खामोशी है। नरेंद्र मोदी ने शुरू में उसका विरोध भी किया था, लेकिन अब तो वहां से भी आवाजें आने लगी हैं कि साहब कास्ट सेंसस करने के लिए हम तैयार हैं। और दबाव ये है कि चाहे सचिवालय हो या दूसरी जगह हो, वहां अगर किसी एक भी ओबीसी को लाया जाता है, एक भी दलित को लाया जाता है, तो उसकी पूरी ब्रांडिंग की जाती है, उसका शो ऑफ किया जाता है कि देखिए हमने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन बना दिया एक दलित को, या फला जगह हम ओबीसी को लेकर के आए। संख्या भले ही उसकी एक ही दो हो, लेकिन ये कहने के लिए मजबूर कर दिया। और नरेंद्र मोदी का वो मुखौटा नोच फेंका राहुल गांधी ने, जिस मुखौटे पर ओबीसी लिखा था, जो मुखौटा कह रहा था कि नहीं साहब हम तो अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन मुखौटे के भी वो विश्वगुरु का मुखौटा था, वो दलितों और आदिवासियों, कमजोरों के उद्धार का मुखौटा था। राहुल गांधी ने उस नकाब को उतार फेंका, चिंदी चिंदी कर दिया, और उसके भीतर जो छिपा हुआ असली जो चेहरा था, जो किसान विरोधी, जो अडानी का समर्थक चेहरा, अडानी के हाथों सब कुछ बेच देने वाला। महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र को अगर आप देखें, अडानी साहब का जलवा है। अडानी साहब काबिज हो रहे हैं। अभी धारावी में 1200 एकड़ या कितनी 120 एकड़ शायद जमीन उनको मिली है। आज ही खबर आई है कि एक सीमेंट फैक्ट्री उन्होंने खरीद ली है। बाकी देश के दुनिया भर के संसाधन तो खरीद ही चुके हैं, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बिजली घर हो, ये सारा तो, बंदरगाह हो, ये सब तो पहले ही खरीद चुके हैं। बनाते तो रत्ती भर भी नहीं है, लेकिन ये खरीद करके अपने संपत्ति को बढ़ाना। असली जो चेहरा था मोदी का वो ये था, प्रो कैपिटलिज्म, और उसमें भी अंबानी और अडानी के लिए ही केवल, बाकी और किसी के लिए नहीं। उधर इतना संवेदनहीन ये चेहरा जो महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी नहीं पसीजता है, किसानों की 750 किसानों की शहादत पर भी, जिसके आंख में एक भी आंसू नहीं आता है। मणिपुर में जो हुआ उस पर तो चेहरे पर शिकन नहीं आती है। असली चेहरा ये था, और खांटी संघी चेहरा जो दलितों का विरोधी, ओबीसी का विरोधी और अल्पसंख्यकों का तो दुश्मन एक तरह से, वो चेहरा बेनकाब कर दिया राहुल गांधी ने। और अब जब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं, वायनाड से उनकी जीत अवश्यंभावी है, उसमें कोई कहीं कसर नहीं है। मार्जिन देखना है कि प्रियंका गांधी 2 लाख से जीतती हैं, 3 लाख से जीतती हैं कि 4 लाख वोट से जीतती हैं, या उससे ज्यादा से जीतती हैं। प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट के भीतर होंगी, बहन भाई दोनों होंगे, उसके बाद क्या होगा, जरा ये इस परिदृश्य की आप कल्पना कीजिए। प्रियंका गांधी ऑलरेडी पिछले 20 साल से इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव है। वो उस परिवार से आती हैं जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत, और प्रियंका गांधी का तो चेहरा और उनकी हाव भाव और स्टाइल इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है। बहुत सारे लोग उनको आज की इंदिरा के रूप में देखते हैं, लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं कि जिस तरह के वो भाषण देती हैं, जो बिट है उनका, जो जवाब देने की उनमें सलाहियत है। मुझे याद आता है कि एक बार दिल्ली में वो वोट डालने के लिए लगी हुई थी लाइन में, और उनके पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर के खड़े होते हैं, तो वो उनको आगे करती हैं, खुद पीछे लग जाती हैं। और ये वो समय है जब सोनिया गांधी पर विदेशी मूल के आरोप लगा करके तमाम हमले हो रहे थे कि वे विदेशी मूल के हैं। तो जब उन्होंने एक बुजुर्ग को अपने आगे किया, तो एक पत्रकार ने प्रियंका गांधी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रियंका का जो जवाब था वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है, और इसे
मेरी माँ ने सिखाया है, मार्के की बात ऐसे मेरी माँ ने सिखाया है, भारतीय संस्कृति। ऐसे ही आपने अगर गौर किया हो, एक बार नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि प्रियंका गांधी तो मेरी बेटी की तरह है, और जब ये बात पूछी गई प्रियंका गांधी से, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, मैं किसी अरे गरे की बेटी नहीं हो सकती। तो ये हाजिर जवाबी प्रियंका गांधी की, और भाषण इस वक्त वो जो दे रही हैं, वो देखा हम लोगों ने कई विधानसभा चुनाव में, वो सीधे नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से अटैक कर रही हैं। राहुल गांधी एक आइडियोलॉजी वाली लाइन लेते हैं, राहुल गांधी बेहद बौद्धिक ढंग से बात करते हैं, और ये मैं कहूं कि राहुल गांधी के भाषणों का मयार थोड़ा ऊंचा है, वो बौद्धिक लहजे में बौद्धिक ढंग से बात करते हैं। प्रियंका गांधी को व्यवहारिक राजनीति आती है, और भाई पर ये जो मंडराता हुआ साया है, 25-25 केस लगा करके, हम लोग भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि जब बच्चों पर बुरा साया होता है तो माँ उसकी नज़र उतारती है, बहन उसके लिए दुआ करती है। प्रियंका गांधी हैं, माँ भी है। राहुल गांधी पर कितने ज़बरदस्त अटैक हो रहे हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि इस सियासत को और इस आइडियोलॉजी को खतरा राहुल गांधी से कितना है ये समझ में आता है जब राहुल गांधी सीधे तौर पर संघ का नाम लेते हैं कि ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, वो जो आरएसएस की पॉलिटिक्स है, इससे सीधा मुठभेड़ करना होगा। और मैं अपने पिछले भी वीडियोस में इस बात को रेखांकित करता रहा हूं कि नेहरू के बाद गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का पहला नेता है जो सीधे आरएसएस पर अटैक करता है, आरएसएस के पूरे इतिहास को और उनके काले अध्यायों को वो समझता है, जानता है, और इस बात को जानता है कि आरएसएस को जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक बीजेपी को खत्म नहीं किया जा सकता। असली जो खतरा है इस समाज को, इस देश को, क्योंकि आरएसएस में चाहे गोलवलकर हो, एडगेवार हो, इन लोगों ने जाति व्यवस्था से लेकर के और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की मुहिम, और सावरकर की आइडियोलॉजी उसमें है, जो सावरकर यहां तक कहते हैं शिवाजी की आलोचना करते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव है तो जरा एक प्रसंग आपको बता दूं, शिवाजी महाराज की आलोचना की थी सावरकर ने इस आधार पर कि शिवाजी ने अपने शत्रु की स्त्रियों को वापस लौटा दिया था, ससम्मान लौटा दिया था। शिवाजी महाराज ने उन महिलाओं से यह कहा भी था, वहां की एक रानी से, कि तुम मेरी मां की तरह हो, और अपने सैनिकों को कहा कि इनको ससम्मान वापस पहुंचा दो। सावरकर का कहना था कि वो विधर्मी महिलाएं थीं, वो दुश्मनों की महिलाएं थीं, तो उनके साथ अभद्रता, शारीरिक शोषण, और उन्हें अपनी रानी या उन्हें अपनी एक तरह से घर में रख लेना चाहिए, अपनी नौकरानियों की तरह रख लेना चाहिए था। एक स्त्री विरोधी जो मानसिकता सावरकर की दिखाई पड़ती है, वो शब्द मैं कह भी नहीं पा रहा हूं जो शब्द सावरकर कहते हैं कि दासी एक तरह से बना करके और यौन दासी बना करके रखना चाहिए। तो वो सावरकर की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया है आरएसएस ने, और इसीलिए राहुल गांधी आरएसएस पर हमलावर हैं, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा अटैक राहुल गांधी पर होते हैं, चाहे वो कानूनी हो, 20-25 केस उनके ऊपर हैं, मानहानि के मुकदमे हैं तमाम तरह के। ऐसे में प्रियंका गांधी जब पहुंचेंगी पार्लियामेंट के भीतर, थोड़ा परिदृश्य बदलेगा, और वो परिदृश्य होगा सीधे आमने सामने जब वो भिड़ंत होगी प्रियंका गांधी की। ऐसे तो राहुल गांधी का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद और मजेदार वो पार्लियामेंट की बहसें होंगी। तो कल देखना है कि प्रियंका गांधी कैसे अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं। हालांकि वायनाड में उनके लिए डगर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरी होता है कि पूरे शिद्दत से, पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए, और राहुल गांधी वहां पहुंच करके इस बात का मैसेज दे भी रहे हैं। शुक्रिया।